सिंथेटिक स्वेटर उतारते हैं तो एक आवाज आती है ना, चट चट की। हाँ, और कभी-कभी अंधेरे में तो हल्की सी चिंगारी भी दिख जाती है। बिल्कुल। या फिर वो अनुभव जब बस की प्लास्टिक सीट पर बैठे बैठे थोड़ा फिसल जाओ और फिर लोहे की रॉड को छुओ तो एक हल्का सा झटका लगता है। हाँ, एक अजीब सा करंट, ये हम सबने महसूस किया है। ये सब बहुत छोटे पैमाने पे होता है। पर इसी अदृश्य शक्ति का एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही नाटकीय रूप है वो जो आसमान में बिजली कड़कती है। और आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, और हमारी इस खोज में हमारा गाइड होगा विज्ञान का एक खास हिस्सा, जिसे कहते हैं स्थिर विद्युतिकी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाम तो थोड़ा भारी लगता है। है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। हम उन आवेशों यानी चार्जेस का अध्ययन करेंगे जो स्थिर हैं, मतलब एक जगह रुके हुए हैं, दौड़ नहीं रहे। अच्छा, तीन नियम हैं जिन पर इनकी पूरी दुनिया टिकी हुई है। ठीक है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन अदृश्य आवेशों की दुनिया आखिर चलती कैसे है। और इसके लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। हाँ, कहानी हमें ले चलती है लगभग 600 ईसा पूर्व प्राचीन ग्रीस। मिलेटस नाम का एक शहर था। और वहाँ थील्स नाम के एक दार्शनिक थे। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प चीज देखी। उन्होंने पाया कि जब एम्बर, जो कि पेड़ों से निकला एक तरह का गोंद होता है जो पत्थर बन जाता है, उसे ऊन से रगड़ा जाता है तो वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों जैसी हल्की चीजों को अपनी ओर खींचने लगता है। एक तरह का जादू। और मजे की बात यह है कि आज हम जो शब्द इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं वो ग्रीक शब्द इलेक्ट्रॉन से ही आया है। जिसका मतलब ही एम्बर होता है। क्या बात है। हाँ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन था। हालांकि हजारों साल तक ये बस एक अजीब सी बात बनी रही। बाद में वैज्ञानिकों ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने पाया कि ये जादू सिर्फ एम्बर के साथ नहीं होता। बिल्कुल, उन्होंने तरह तरह की चीजों को एक दूसरे से रगड़ना शुरू किया और यहीं से कुछ पैटर्न दिखने लगे। जैसे अगर कांच की दो छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़कर एक दूसरे के पास लाया जाए तो वे एक दूसरे को दूर धकेलती हैं। मतलब रिपेल करती हैं। एक जैसे ट्रीटमेंट वाली दो चीजें एक दूसरे को पसंद नहीं करती। एग्जैक्टली। और यही चीज तब भी हुई जब प्लास्टिक की दो छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़कर पास लाएं, वे भी एक दूसरे को रिपेल करती हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सब एक जैसा लग रहा है। हाँ, पर असली ट्विस्ट तो तब आया जब उन्होंने इन दोनों ग्रुप्स को मिलाया। यहाँ पे कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जब रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ को उस बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई प्लास्टिक की छड़ के पास लाया जाता है तो वो एक दूसरे को दूर नहीं धकेलती। बल्कि और इन सरल से दिखने वाले प्रयोगों ने एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठा दिया क्या? कि ये जो चार्ज नाम की चीज है, ये एक नहीं बल्कि दो अलग-अलग तरह की होती है। दो तरह की? हाँ, एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अलग-अलग तरह के चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी को आवेश की ध्रुवीयता या पोलैरिटी ऑफ चार्ज कहा गया। और फिर नाम भी तो दिए गए इन्हें। हाँ, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन्हें नाम दिया धनात्मक यानी पॉजिटिव और ऋणात्मक यानी नेगेटिव। ये बस एक कन्वेंशन था। उन्होंने तय किया कि कांच की छड़ पर जो चार्ज आता है उसे हम पॉजिटिव कहेंगे और प्लास्टिक की छड़ वाले को नेगेटिव। तो ये तो समझ आ गया कि दो तरह के चार्ज होते हैं, लेकिन जब हम इन चीजों को रगड़ते हैं तो असल में होता क्या है? मतलब ये चार्ज पैदा कहाँ से होता है? इसका सीधा संबंध है परमाणुओं यानी एटम्स के अंदर की दुनिया से। हर पदार्थ परमाणुओं से बना है और हर परमाणु में पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आमतौर पर ये बराबर होते हैं, तो एटम न्यूट्रल होता है। बिल्कुल, सब कुछ शांत और संतुलित। लेकिन जब हम दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं तो हम असल में कुछ बाहरी इलेक्ट्रॉनों को एक सतह से दूसरी सतह पर कूदने की ऊर्जा दे रहे होते हैं। अच्छा। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर चले जाते हैं वहां प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाती है और वो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। एकदम सही। और जिस वस्तु पर ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं वो नेगेटिव चार्ज हो जाती है। कांच और रेशम के मामले में इलेक्ट्रॉन कांच से निकलकर रेशम पर चले जाते हैं, तो कांच पॉजिटिव हो गया और रेशम नेगेटिव। और अगर हमें ये पता लगाना हो कि किसी चीज पर चार्ज है या नहीं, हमारे स्रोत में एक बड़े ही क्लासिक उपकरण का जिक्र है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। हाँ, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, उस समय का चार्ज डिटेक्टर। बहुत ही सरल लेकिन शानदार डिवाइस। कैसे काम करता है ये? सोचिए, कांच का एक जार है, उसके अंदर एक धातु की छड़ लटकी है और छड़ के निचले सिरे पर सोने की दो बहुत पतली पत्तियां चिपकी हैं। जब कोई चार्ज की हुई वस्तु, मान लीजिए आपकी कांच की छड़, उस धातु की छड़ के ऊपरी सिरे को छूती है
तो चार्ज धातु से होता हुआ उन दोनों सोने की पत्तियों तक पहुंच जाता है। हाँ, और चूंकि दोनों पत्तियों पर एक ही जैसा चार्ज आया तो वे एक दूसरे को रिपेल करेंगी और फैल जाएंगी। क्या बात है, ये तो अदृश्य को देखने का एक तरीका हो गया। बिल्कुल, लेकिन इसी से जुड़ा एक और जरूरी सवाल खड़ा हुआ। अगर मैं धातु की छड़ को रगड़ूं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा शायद। कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि सभी पदार्थ चार्ज को एक जैसा बहने नहीं देते। इसी आधार पर पदार्थों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, चालक यानी कंडक्टर्स और विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स जैसे तांबे के तार और इंसुलेटर्स जैसे रबर या प्लास्टिक। एकदम सही। धातुओं जैसे कंडक्टर्स में बाहरी इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु से बंधे नहीं होते, वो घूमने के लिए आजाद हैं। इसीलिए जब किसी चालक को कोई चार्ज दिया जाता है तो वो तुरंत पूरी सतह पर फैल जाता है। अच्छा, तभी अगर मैं किसी लोहे की रॉड को रगड़कर चार्ज करने की कोशिश करूं तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो भी चार्ज बनेगा वो मेरे शरीर, जो कि एक कंडक्टर है, उससे होकर जमीन में चला जाएगा। आप बिल्कुल सही पकड़े। और इंसुलेटर्स जैसे कांच या प्लास्टिक में इलेक्ट्रॉन अपना परमाणु के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं, वो घूमने के लिए आजाद नहीं होते। इसीलिए जब प्लास्टिक के कंघे को रगड़ते हैं तो चार्ज जहां पैदा होता है वहीं बना रहता है, और इसीलिए वो कागज के टुकड़ों को उठा पाता है। एग्जैक्टली। तो हमने आवेश के प्रकार और उनके लेन देन के बारे में जाना, पर इन सब का मतलब क्या है? ऐसा लगता है कि ये चार्ज कुछ बहुत ही मौलिक नियमों का पालन करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। विद्युत आवेश के 3 बुनियादी गुण हैं जो हमेशा हर परिस्थिति में लागू होते हैं। ये फिजिक्स के सबसे मजबूत स्तंभों में से हैं। पहला कौन सा है? पहला है आवेशों की योज्यता यानी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ये समझने में बहुत सीधा है। किसी भी सिस्टम का कुल आवेश उसमें मौजूद सभी अलग-अलग आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। बीजगणितीय यानी हमें उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्ह का ध्यान रखना है। हाँ, मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, उसमें एक कण पर +2 यूनिट चार्ज है, एक पर +5 और एक पर -3 यूनिट चार्ज है। तो बॉक्स का कुल चार्ज होगा +2 + +5 + -3, जो कि +4 यूनिट के बराबर होगा। बिल्कुल। मतलब अगर एक सिस्टम में +10 चार्ज है और -10 चार्ज है, तो बाहर से देखने पर उसका नेट चार्ज 0 होगा। ये तो सरल था। अगला नियम क्या है? दूसरा नियम है आवेश का संरक्षण, चार्ज इज कंजर्व्ड। ये बहुत दिलचस्प है। ये नियम कहता है कि एक अलग-थलग सिस्टम में कुल आवेश को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। 1 मिनट, चार्ज को बनाया नहीं जा सकता। जब हम कंघे को रगड़ते हैं तो हम चार्ज बना ही तो रहे हैं। नहीं, हम सिर्फ उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। अच्छा, कैसे? सोचिए, रगड़ने से पहले कंघा भी न्यूट्रल था और आपके बाल भी। कुल चार्ज 0। जब आपने रगड़ा तो कुछ इलेक्ट्रॉन बालों से निकलकर कंघे पर आ गए, तो कंघे पर जितना नेगेटिव चार्ज आया, ठीक उतना ही पॉजिटिव चार्ज मेरे बालों पर आ गया। हाँ, तो अब भी कुल चार्ज -q + +q = 0 ही है। कोई नया चार्ज पैदा नहीं हुआ, बस उसकी अदला बदली हुई है। यह ब्रह्मांड का एक मौलिक नियम है। वाह! और तीसरा नियम, जिसके बारे में स्रोत में कहा गया है कि वो शायद सबसे आश्चर्यजनक है? हाँ, और वो है आवेश का क्वांटीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। क्या कहता है ये? ये कहता है कि प्रकृति में पाया जाने वाला कोई भी चार्ज एक सबसे छोटी मूल इकाई E का पूरा गुणज ही हो सकता है। ये E एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर मौजूद चार्ज की मात्रा है, इन्यूस नहीं है, वो डिजिटल है। क्या बात है, आपने एकदम सही एनालॉजी दी है। बिल्कुल सीढ़ियों की तरह, रैंप की तरह नहीं। आप या तो पहली सीढ़ी पर हो सकते हैं या दूसरी पर, बीच में कहीं नहीं। मतलब चार्ज किसी भी मनचाही मात्रा में नहीं हो सकता? नहीं, वो हमेशा ऊर्जा के छोटे-छोटे पैकेट या क्वांटा के रूप में ही मौजूद होता है। किसी भी वस्तु पर कुल चार्ज Q हमेशा Q = Ne के बराबर होगा, जहां N एक पूर्णांक है, जैसे +1, +2, +3। तो मतलब मुझे कभी भी 1.5e या 2.7e जैसा चार्ज नहीं मिलेगा? कभी नहीं। ये ब्रह्मांड के सबसे मूलभूत स्तर पर एक डिजिटल स्विच जैसा है, एनालॉग नहीं। ये सोचना ही अजीब है, पर हम इतने निश्चित कैसे हैं इस बारे में? रॉबर्ट मिलिकन नाम के वैज्ञानिक ने 1909 में एक बहुत प्रसिद्ध ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था।
उन्होंने तेल की नन्ही नन्ही बूंदों पर चार्ज को बहुत सटीकता से मापा और पाया कि हर बूंद पर चार्ज हमेशा एक न्यूनतम संख्या का गुणज ही था, और वो न्यूनतम संख्या वही ई थी। कमाल है। लेकिन अगर चार्ज ऐसे छोटे छोटे पैकेट में ही आता है तो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में इसका एहसास क्यों नहीं होता? बिजली का प्रवाह तो एक सतत धारा जैसा लगता है। इसका कारण है पैमाना, स्केल। आवेश की ये जो मूल इकाई ई है, इसका मान बहुत ही ज्यादा छोटा है, लगभग 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। कूलॉम आवेश को मापने की ऐसा इकाई है। तो जब हम बड़े पैमाने पर बात करते हैं तो हम असल में अरबों खरबों इलेक्ट्रॉनों से निपट रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फिल्म 24 अलग अलग तस्वीरों से बनी होती है, पर हमें एक चलती फिरती वीडियो दिखती है। सही बात है। इतने सारे अलग अलग चार्ज जब एक साथ चलते हैं तो वे एक निरंतर प्रवाह का भ्रम पैदा करते हैं। हाँ, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर जब हम कुछ 100 या 1000 इलेक्ट्रॉनों की बात करते हैं तो आवेश की ये दानेदार प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इन स्रोतों में एक उदाहरण था जो इस पैमाने को समझने में वाकई आंखें खोल देता है। उसमें लिखा है कि मान लीजिए किसी वस्तु से प्रति सेकंड 1 अरब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, जो कि बहुत तेज रफ्तार है। हाँ, लेकिन इस रफ्तार से भी उस वस्तु पर सिर्फ 1 कूलम का चार्ज जमा करने में लगभग 200 साल लग जाएंगे। 200 साल? ये दिखाता है कि 1 कूलम चार्ज की कितनी बड़ी इकाई है। हम जो रोजमर्रा में स्टैटिक शॉक महसूस करते हैं वो तो माइक्रोकूलम या नैनोकूलम के स्तर का होता है। और एक और चौंकाने वाला उदाहरण पानी का है। स्रोत के अनुसार 1 कप पानी में, मतलब लगभग 250 ग्राम पानी में, हाँ, ये तो दिमाग को हिला देने वाला तथ्य है। कितना चार्ज होता है? उस 1 कप पानी में लगभग 1,34,00,000 कूलम का पॉजिटिव चार्ज और उतना ही नेगेटिव चार्ज मौजूद है। 1,34,00,000 कूलम? ये तो बिजली घर के बराबर की ऊर्जा हो गई 1 कप पानी में। पर अगर इतना चार्ज है तो वो कप फट क्यों नहीं जाता? क्योंकि प्रकृति में संतुलन ही सब कुछ है। जितना पॉजिटिव चार्ज है ठीक उतना ही नेगेटिव चार्ज है, और वे एक दूसरे को इतनी सटीकता से संतुलित करते हैं कि पानी का वो कप हमें पूरी तरह से विद्युतीय रूप से उदासीन महसूस होता है। तो आज हमने अपनी चर्चा एक साधारण सी चिंगारी से शुरू की थी और आवेशों की एक पूरी छिपी हुई दुनिया में पहुंच गए। हमने जाना कि चार्ज 2 तरह के होते हैं, वे ट्रांसफर कैसे होते हैं और 3 मौलिक नियमों का पालन करते हैं: योजकता, संरक्षण और क्वांटीकरण। आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा सार यह है कि हमारे आसपास की जो साधारण दिखने वाली घटनाएं हैं वे परमाणु के स्तर पर बहुत ही सटीक और गहरे नियमों से नियंत्रित होती हैं। जो चीज़ हमें निरंतर लगती है वो असल में छोटे छोटे पैकेट से बनी है। और जो चीज हमें बिल्कुल शांत दिखती है, जैसे एक कप पानी, वो असल में संतुलित विद्युत बलों का एक विशाल विस्फोटक भंडार है। बिल्कुल। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर हर उदासीन वस्तु, जैसे कि हमारा अपना शरीर या हमारे सामने रखी ये मेज, इन सब में इतनी भारी मात्रा में अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पहले से ही मौजूद हैं, तो वो कौन सी शक्ति है जो इन अरबों खरबों आवेशों को इतने सटीक रूप से संतुलित करके एक दूसरे के साथ इतने करीब रखती है? वो कौन सा बल है जो एक कप पानी के अंदर के इस तूफान को शांत रखता है? ये विचार हमें उन बलों की प्रकृति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो इस ब्रह्मांड को एक साथ बांधे हुए हैं।